तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सत्यम गौर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज चर्चा की जो शुरुआत होगी वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने की आपको बताते चले पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने नीतीश कुमार को सौंप दी है। पर लगता है कि विपक्षी एकता से पहले उसमें फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा था। बैठक के बाद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने सभी गैर बीजेपी दलों को एकजुट होने की अपील की थी। इस मुलाकात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दोनों दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करना है और खुद को यानी कि खुद का विकास करने का है। ये सभी आपको बताते चले कि कल मीटिंग हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा बयान कांग्रेस के नेता का सामने निकल कर आया है। ये सभी भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह भगवान श्री राम है, केजरीवाल का चुनाव चिन्ह भगवान श्री हनुमान है और एक तरफ दीदी हैं जो दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए 50,000 रुपए देती हैं, वे भी हिंदुत्व की इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। सभी यह साबित करने में जुटे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान से साफ कर दिया है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस नए जोश और आत्मविश्वास से भरी हुई है और बताते चले कि कांग्रेस को पता है कि कई क्षेत्रीय दलों का विकास इसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी मुख्य है। वहीं कांग्रेस के वोट बैंक से हुआ है। जो वोट बैंक पहले कांग्रेस का था वह आज आम आदमी पार्टी और टीएमसी का वोट बैंक बन गया है। तो 2024 चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में लगातार विपक्ष जुटा हुआ है। नीतीश कुमार तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच फूट भी देखने को मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी का जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है कि ये दोनों पार्टी कांग्रेस को खोखला करने में जुटी हुई हैं, यानी कि एक आम आदमी पार्टी और टीएमसी, ये निशाना साधा है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात होती है, एक साथ हो जाएंगे तो शायद बीजेपी को 2024 में मात दे दें, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके का बयान देते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि विपक्ष अभी एकजुट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि शरद पवार से भी नीतीश कुमार मिल चुके हैं, नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं और सभी नेताओं से मिलकर वो यही अपील कर रहे हैं कि सभी को एक मंच पर आना है और एक मंच पर साथ रहकर इस चुनाव को जीतना है। लेकिन उससे पहले अब कहीं ना कहीं जो फूट है वो देखने को मिल रही है। विपक्षी एकता में फूट जो है वो बराबर देखने को मिल रही है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का जो बयान सामने निकल कर आया है वो कई मायने इसके निकाल रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे, उनसे आपका हम परिचय कराएंगे और इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सभी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सूर्य त्रिपाठी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और हमारे साथ अरुणेश यादव हैं जो कि कांग्रेस से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ ही वासुदेव मन्ना कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनका भी स्वागत होगा। सबसे पहले सूर्य त्रिपाठी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। आवाज पहुंच रही सूर्य त्रिपाठी?
जी बताएं आ रही है। सूर्या त्रिपाठी 2024 को लेकर बड़ी तगड़ी रणनीति कह सकते हैं बनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे और 2024 को लेकर यहां पर बात हुई। आवाज कट रही, एक बार अगर आप फिर से अपना प्रश्न दोहरा देंगे तो बेहतर होगा। ठीक, आवाज आ रही है अब आप तक सूर्या? जी बताएं आ रही। सूर्या देखिए, 2024 को लेकर आप सभी लोग पूरी रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करके 2024 की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता कहीं ना कहीं अब यहां पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कल ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मिले और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी का जो बयान सामने निकल कर आता है कि ये दोनों ही पार्टी कांग्रेस को खोखला करने में लगी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम पहली बात अभी के परिप्रेक्ष्य में जो अरविंद केजरीवाल जी सभी विपक्षी दलों से मिलने के लिए निकले हैं, ये हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, ये हमारी लड़ाई संसदीय परंपराओं को बचाने की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई राज्य में सरकारों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। ये जो हमारी अभी लड़ाई चल रही है, ये जनता के हित में काम करने की लड़ाई है। 2024 जब आएगा तब उसकी बात देखेंगे, लेकिन हम अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में सर्विसेज के मामले में 8 साल पुराने फैसले को, जो 8 साल से मामला चला आ रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 8वें दिन भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही तरीके से एक अध्यादेश जारी करके रात में उस फैसले को पलटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी यह बताना चाह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम राज्य में चुनी हुई सरकार को नहीं मानते। तो हम अरविंद केजरीवाल जी और इसलिए निकले हुए हैं राष्ट्र में, पूरे देश में इसलिए जा रहे हैं कि इस बिल को राज्यसभा में रोका जा सके। ठीक है सर, अगर हम ऐसा करने में जा रहे हैं, लेकिन सुनिए, तो ये 2024 के सेमीफाइनल की तरह होगा। और कांग्रेस के अपने मैं साथियों से कहूंगा कि भाई थोड़ा सा बयान संयम में होके दे। कांग्रेस के लिए वो कहावत उपयुक्त पड़ती है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। 2014 का लोकसभा चुनाव देख लिया, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लिया, लेकिन अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए इन्होंने जीता है, एक चीज सुनिए, बधाई हो, लेकिन अब उसके बाद के रुख ऐसे बदले हुए हैं। सुनिए 2018 में इन्होंने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन फिर 2019 के चुनाव में क्या हुआ, इसको भी कांग्रेस को याद रखना चाहिए। सूर्य, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताएं। सूर्य देखिए, यहां पर जो बयान सामने निकल कर आया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एकमात्र उद्देश्य इनका यह है कि कांग्रेस को खत्म करके खुद का विकास करना। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा, जबकि गुजरात में अभी चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस से भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद एक तरफ कांग्रेस और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमें विपक्ष को एकजुट करना है, 2024 की लड़ाई लड़नी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस तरीके से बयान आना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस अब कर्नाटक की जिस तरीके से जीत हुई है उससे क्या बौखला गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं एक ही सलाह दूंगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। इनके अहंकार की वजह से 2014 और 2019 के चुनाव में इनकी हालत देख लीजिए। 2018 में ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार बनाए, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा ने गिरा दी और 2019 के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये लोगों को ये चीजें समझना चाहिए। कभी ये कहते हैं विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, हम हार रहे हैं। जब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है किसी एक मुद्दे पे सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो इनके बड़े नेताओं का बयान ऐसे आता है, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को संयम बरतना चाहिए। और जो गठबंधन की बात है, वो तो सभी पार्टियां अपने लिए स्वतंत्र है फैसला लेने को, परंतु जब तक कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा कोई फाइनल मसौदा न तैयार हो जाए, तब तक इन लोगों को इस तरीके से बातों को नहीं करना चाहिए। इनके नेताओं को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। ठीक है। अरुणेश जी, जो बयान सामने निकल कर आया है अधीर रंजन चौधरी का, आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो विपक्ष को एकजुट करने की आप लोग बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कांग्रेस को खत्म कर दो और खुद का विकास कर लो। देखिए, ऐसा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो बंगाल में सरकार बनाई है ममता बनर्जी जी ने, तो ममता बनर्जी जी पहले जो है वो हमारी पार्टी की प्रमुख पार्टी में रही, फिर इन्होंने अलग पार्टी बनाई।
और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो वो कांग्रेस को हरा के बनाई, और इस समय पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ प्रमुख विपक्षी दल हम हैं। तो विधानसभा के लिए जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं और लोकसभा के लिए मुद्दे अलग होते हैं। अब रही विपक्षी एकता की बात, तो संसद में जो 28 तारीख को संसद का जो उद्घाटन होना है, जैसे प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसके विरोध के रूप में अभी तक 18 या 19 दल शामिल हुए, उसमें हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया है। तो जहां मुद्दों की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि हम हर मुद्दे पे हर क्षेत्रीय दल के साथ हों, लेकिन निश्चित तौर पे जो मुद्दे हमें लगेंगे कि जिन मुद्दों पे हमें बीजेपी का विरोध करना चाहिए, तो उन मुद्दों पे हम क्षेत्रीय दलों का साथ देंगे और साथ ही हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि क्षेत्रीय दल भी हमारा साथ दें। अच्छा अवधेश जी, एक बात बताइए अवधेश जी, सूर्या त्रिपाठी हमारे साथ बैठे, जहां आपका लाभ होगा वहां आप विपक्ष के कुछ दलों को साथ लेकर चलेंगे, जहां आपकी बल्ले बल्ले होगी वहां आप छोड़ते हुए चलेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो क्या आम आदमी पार्टी आपके साथ आएगी 2024 में भाई? देखिए अब इसमें आप थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को कोई आप छोटा मत समझिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं, कोई छोटी पार्टी मत सोचिए। आप गुजरात से समझ सकते हैं कि आपका वहां पर हाल क्या था और आम आदमी पार्टी का हाल क्या था वहां पर। देखिए आप चीजों को समझिए, मैं समझ रहा हूं सर। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने शीला दीक्षित जी पे इस तरह के बेहुदा इल्जाम लगाए, सोनिया गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाए, राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लेने की इन्होंने बात करी। तो बात ये है कि जो मुद्दे जिन पे हमारी सहमति बनेगी हम उन्हीं मुद्दों पे इनका साथ दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पे हम इनका साथ दें। जब सीबीआई और ईडी की जांच सोनिया जी पे और राहुल जी पे चल रही थी तब समूचा विपक्ष जो था वो मौन बैठा हुआ था। अब जो उसके बाद तमाम क्षेत्रीय दलों पे जब सीबीआई ईडी की जांच चल रही है तब भी हमने विरोध किया। हमने बीजेपी का विरोध किया कि भाई इस तरीके से जो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग आप सभी विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, और कई राज्यों में आपने देखा कि सरकार में दखलंदाजी हुई, सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की गई, जिसमें महाराष्ट्र में ये लोग कामयाब रहे बीजेपी के लोग। तो हमारा विरोध वहां भी था, और जहां भी गलत नीतियां हो रही हैं बीजेपी की तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी का साथ देने वाली बात है तो नीतियों में हम साथ हैं। हमारा देखिए मतभेद हो सकता है विपक्षी दलों से, लेकिन हमारे किसी दल से मनभेद नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी बात रही जो ये कह रहे हैं कि नेताओं को बयानबाजी पे गौर करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, तो मैं अपने साथी को बोलना चाहूंगा कि पहले आप अरविंद केजरीवाल जी के जो है वो बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सोनिया जी के लिए क्या कहा, स्वर्गीय श्री राजीव जी के लिए क्या कहा, और स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के लिए उनके क्या बयान रहे। तो पहले आपको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है, आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है कि हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है वो स्टैंड जो पीछे क्या रहा। ऐसा नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े तभी हम आपका साथ दें, जब हमें जरूरत पड़े तो आप भी हमारे साथ रहिए। ठीक है सर, वापस आएंगे। हमारे साथ वासुदेव मन्ना जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सूर्य आते हैं बस। वासुदेव मन्ना जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। सर आवाज पहुंच रही वासुदेव जी? जी। वासुदेव जी काफी लेट से आप जुड़े, कहीं बिजी थे मुझे ये पता चला, ठीक है। लेकिन वासुदेव जी अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2024 को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार दौड़े फिर रहे हैं, कहीं उस राज्य जाते हैं, कहीं इस राज्य जाते हैं, कर्नाटक भी पहुंचते हैं, इधर ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता से भी मुलाकात कर लेते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर लेते हैं। कहते हैं कि विपक्ष एकदम मजबूत है और हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल मजबूती के साथ। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इन दोनों पार्टियों में मतभेद सा हो गया है, फूटन सी पड़ गई है। कांग्रेस के नेता जो हैं अधीर रंजन कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कांग्रेस को खत्म कर दो। ये क्या कर्नाटक में जो जीत हुई है, भव्य जीत हुई है, उसकी बौखलाहट है क्या कांग्रेस के पास? देखिए बात ये है, ये बौखलाहट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का घमंड है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये ठगबंधन का तैयारी चल रहा है, ये कहीं से एकजुट होने वाला है नहीं। सांप नेवले सब अभी ऐसा परिस्थिति हाजिर हो गया है कि सांप और नेवले एक साथ बैठ के गोद में बैठ के खेल रहे, ये परिस्थिति आ गई है। एक मोदी है जिसके पीछे लोग पागल है,
विदेश के लोग पागल है कि मोदी जी राह पे लेके चल रहे हैं। और एक मोदी साहब ये है जिनके चलते हमारे देश का विपक्ष ही परेशान है। कारण आज ये हालत हो गया है कि जो एक दूसरे का शकल तक नहीं देखते थे, आज एक दूसरे के गोद में बैठ के खेलना पड़ रहा है। इससे विचित्र परिस्थिति और इससे विकट परिस्थिति और क्या हो सकता है, जो एक दूसरे के ऊपर गाली, ये जो देखिए आज मैग्नेट भी इतना ज्यादा चिपकते नहीं है जितना ये विपक्षी एकजुटता आज होने जा रहा है। लेकिन कहीं से ये नहीं है, देखिए एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाते हैं, फिर आज सारे चोर एकजुट हो गए, सारे चोर। और किस बेस पे तब से आया है एकजुट, ये कर्नाटक से नहीं है, ये जब से छापेमारी चालू हुआ तब से एकजुट हुआ है। एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट देने के लिए कि चलो हम कंधे में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भारत की जनता और हिंदुस्तान की जनता ये चीज देखा है, और ये देखा है कैसे एक मजबूर सरकार कभी हुआ करता था और आज एक मजबूत सरकार की परिस्थिति देखा है, किस तरह से विकास की नए ऊंचाइयों को, नए आयाम को छुआ है, जिस तरह से नए आयाम तक पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं दरअसल भारत की जनता देखा है, तो आज वर्ल्ड तो देख ही रहा है। देखिए जिस तरह से उभरते हुए छवि को आज वर्ल्ड देख रहा है, जिस तरह से भारत की आज वाहवाही विश्वगुरु की ओर बढ़ते हुए छवि को वर्ल्ड देख रहा है। आज जिस तरह से आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है, और आने वाला समय पे ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पावर बनके उभर रहा है, और पूरा वर्ल्ड जिसको आज फॉलो कर रहा है, वहीं आज सारे देश की सारे चोरों एकजुटता बढ़ रहे हैं। सारे चोरों के अंदर एक चोर दूसरे चोर को बोले हम सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत की जनता ये देख चुका है, ये लाचार हालत में फंसने वाले हैं नहीं। भारत की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और 350 से ज्यादा सीट 2024 में आएगी। वासुदेव जी, चोर आप किसको कह रहे हैं? चोर तो ऐसे नहीं बोल सकते ना जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। देखिए ये मेरा कथोपकथन, मैं तो किसी का नाम नहीं लिया। ये अगर कोई बोलता है किसी को चुप जाता है, मतलब उनका मन में कहीं ना कहीं खोट है। आज सारे बेल पे है, चाहे यहाँ पे खानदान का कोई भी उठा के देख लीजिए, जो राजशाही चलाते थे कभी, अपना डायनेस्टी चलाने के लिए जो डिक्टेटरशिप चलाते थे, वो सारे बेल पे है। कोई ऐसा एक आदमी बता दीजिए, 2G से लेकर जीजाजी तक सब घोटाले में भरा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। अरुणेश जी जवाब दीजिए। देखिए रही बात जो हमारे साथी छोटे भाई कह रहे हैं घमंड की, तो घमंड इनको है। संसद का जो उद्घाटन है वो होना चाहिए था महामहिम राष्ट्रपति महोदया के जरिए, और उद्घाटन किया जा रहा है संसद का जो है प्रधानमंत्री जी के जरिए। जब संसद का शिलान्यास हुआ था नई संसद का, तब जो पुराने राष्ट्रपति थे उनको आमंत्रित तक नहीं किया गया। दूसरी बात रही है जो विपक्ष पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं साहब कि विपक्षी पार्टियों में जो है तमाम चोर बैठे हुए हैं। तो कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि जो 40% रिश्वत वाली सरकार चला रही थी बीजेपी, वो सरकार को वहां की जनता ने जवाब दिया है कि जो 40% की वहां रिश्वत और घूसखोरी बीजेपी कर रही थी, वो इनकी चाल वहां नहीं चलने दी जनता ने इनको इनके मुंह पे जो है कहते हैं ना तमाचा मारा है लोग। आज गुलामी का मानसिकता तरीके से 2024 में पैदावार पार्टी थे, जो इनका लोकतंत्र के प्रति जो सहानुभूति तक नहीं रख सकते, वो आज संसद भवन का बात करने चले हैं। ये इससे बड़ा चेंजेस और क्या हो सकता है? जब एक संसद भवन नया संसद भवन खड़ा हुआ है, जो इन्होंने अपने पार्टी के नेता का नाम राष्ट्रपति बनाया था, और जब संवैधानिक सम्मान देने की बात आई तो उनको दरकिनार कर दिया गया। तो इस तरह की जो दोहरी नीतियां हैं वो जनता देख रही है साहब। ठीक है, दोहरी नीतियां जनता देख रही साथ है। सूर्य त्रिपाठी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की भी दोहरी नीतियां हैं आपकी पार्टी को लेकर? देखिए अब ये इनकी नीतियां तो ये बेहतर बताएं, परंतु मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर देश में लोकतंत्र रहेगा, देश में संविधान बना रहेगा, देश में चुनावी प्रणाली बनी रहेगी, तो ही चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, या कोई भी पार्टी हो, चुनाव लड़ पाएगी। फिलहाल की परिस्थिति ये है कि 2024 में किसके साथ चुनाव, किसे अकेले लड़ना है, वह तो भविष्य की बातें हैं। तो देश और राष्ट्र हित का मुद्दा हो, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अहंकार में डूबी हुई पार्टी बनी हुई है, जिस तरीके से वह सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ाने की पार्टी बनी हुई है, जिस तरीके से वह भारत के लोकतंत्र पर हमला करने वाली पार्टी बनी हुई है, उसके इस अध्यादेश को रोकना हमारे सभी दलों की, चाहे वह कोई भी दल हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो,
कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों का अभी एकमात्र उद्देश्य मुझे यह लगता है कि भारत के संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाए रखने का है। इसके लिए अगर हम साथ नहीं आ सकते हैं, अगर भाजपा के इस धर्मशाही को रोकने के लिए हम साथ नहीं आ सकते, तो फिर चुनाव की तो बात दूसरी है। चुनाव का तो सबका अपना अपना। तो सूर्या साथ आएंगे कैसे? साथ आएंगे कैसे? कांग्रेस की मानसिकता तो आपने देख ली ना, किस तरीके की मानसिकता है। कांग्रेस का साफ कहना है कि भैया कि ये दोनों जो पार्टी है, टीएमसी और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को केवल खत्म करना चाहती है और अपना विकास करना चाह रही है। कैसे साथ आएंगे आप लोग? मैं क्या ही बताऊं इस बात पर कि 125 साल सत्यम जी, एक सवाल था इनके विपक्षियों से, आप खाली इतना बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन होगा? आप खाली इतना पूछ लीजिए प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन होगा, जो आज बैठ के ये दावा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर खत्म कर रही है, तो इनको अपनी नीतियों में सुधार की जरूरत है। ठीक है, आप वासुदेव जी क्या बोल रहे, बोलिए आप। मैं ये पूछ रहा था, देखिए अभी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता अरुणेश जी ने बड़ा अच्छा सवाल बोला था कि अभी संसद भवन का बात छेड़े थे। देखिए संसद भवन, इन्होंने जो अंग्रेज टाइम से पैदावार पार्टी है, जो अंग्रेजों को हाथ पकड़ के खड़ा हुआ, चलना सीखा, वो पार्टी, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का सुरमा मानते हैं, वो पार्टी जो अपने कल्चर को नष्ट विनष्ट करने के सिवाय और कुछ सोचा नहीं, जो अपने नेता के नाम पे आज तक जो मेमोरियल बनाए अपने नेता के नाम पे बनाए, कोई देश के नाम कुछ ये चढ़ाया, भेंट चढ़ाया, देश के नाम पे कुछ नहीं है। अपने नेता को जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके अपने पार्टी का खुद का पार्टी के कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, समय की कमी है। ठीक है वासुदेव जी, खाली एक सवाल का जवाब लीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो गुटबंदी हो रहा है, ये ठगबंदी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर चेहरा तो एक बता दीजिए। ठीक है अरुणेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आखिर विपक्षी एकता कैसे साथ चलेगी, जब आपने इतना बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी और टीएमसी पर लगा दिया। क्या इनको साथ लेकर चलेंगे अब आगे? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और 2024 की बात है, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी दलों को साथ लेकर बीजेपी को हराएंगे। और जो हमारे साथी कह रहे हैं तानाशाही की बात, हमारे साथी कह रहे हैं पॉलिसी की बात, तो हमारे बीजेपी के साथी को ये याद रखना चाहिए कि आप अपनी एक पॉलिसी तो 7 साल नहीं चला पाए। नोटबंदी के दौरान जो आपने 2000 का नोट लागू किया था, उसको तो आपको 6 साल के भीतर जो है वापस लेना पड़ा। नोटबंदी पर सर चर्चा नहीं होगी। ठीक है सर, समय की कमी है। ठीक है त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, वापस आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड सर। जी देखिए, पहली चीज यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम सभी विपक्षी दलों को इस लड़ाई में साथ आना होगा। चुनाव लड़ना सभी पार्टियों की अपने विचार है, वह किसके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसके साथ नहीं, परंतु चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव होने के लिए भारत में लोकतंत्र संविधान का बना रहना जरूरी है। इसलिए मैं सभी विपक्षी दलों से निवेदन करता हूं कि जब राज्यसभा में अध्यादेश लाया जाए तो उसके खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी को और उनके तानाशाही को एक जोरदार तमाचा मारने का काम करें। ठीक है वासुदेव मन्ना जी, 20 सेकेंड में फाइनल कमेंट। जी देखिए, बात आज ये है, ना इनका नीति सही है, ना नेता सही है, ना नियत सही है। जिसका नीति नेता नहीं सही है, वो आज इकट्ठा होने चले लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को बचाने चले हैं, जो खुद डेमोक्रेसी के छाती पे पैर रख के डेमोक्रेसी को कुचला है, उस पार्टी आज इकट्ठा हो रहा है जिसका नेता, नीति, नियत ये तीनों ही खराब है। वो आज डेमोक्रेसी को बात बोलने चले, इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? जो सांप और नेवले एक दूसरे का मुंह नहीं देखता था, आज गोद में बैठ के खेल रहे। जब भारतीय जनता पार्टी का ये देन है, जिसका नेता भी ठीक नहीं है, न प्राइम मिनिस्टर संजय कोई ठीक है, तो ये लाचार सरकार देश में नहीं चाहिए, ना देश का जनता को चाहिए। देश की जनता मजबूर सरकार को भी देख चुकी है और एक मजबूत सरकार को देख चुकी है। ठीक है अरुणेश जी, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड। देखिए, 2024 में लोकतंत्र की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। और जिस तरह की अहंकार की भाषा हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं, सांप और नेवले जैसी जो संज्ञा विपक्षी दलों को दे रहे हैं, जनता इनको इनके सवाल का जो जवाब देगी, इनकी भाषा में जनता इनको जवाब देगी। लोकतंत्र का एक और तमाचा जो है, इनको 2024 में
खाने को मिलेगा, क्योंकि अहंकार साहब किसी का नहीं चला, ये जनता जनार्दन है। अगर आपको सिरमाथे पे बैठा सकती है तो ये आपको गिरा भी सकती है और सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। अलग चीज होता है। ठीक, आपने तो तबाही का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और सभी पार्टियां आपको बताते चले कि पूरी मेहनत कर रही हैं और जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच फूटन भी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और अगर चुनाव लड़ता है तो किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेसक्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहां पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को
को लगाया जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है, और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? घाट पे के हैं? जोवल घाट पे के जोवलघाटपुर। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से एक लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है, और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? बिल्कुल जैसे छोटी छोटी गोपियां होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और सभी की आस्था इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है और इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर से तो जुड़ी हुई है। तो आप कहाँ यहीं पर काम करते हैं? हाँ, चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाते हैं आप। और यहाँ पर जो तमाम तरीके की क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्या बिकता है? यहाँ पे पेड़ा। पेड़ा? हाँ। और यहाँ पर सबसे अच्छा पेड़ा कौन सी दुकान है? 400 वाला। क्या? बांकेलाल पेड़ा। हाँ। वो अच्छा बनाते हैं? हाँ। आपने खाया है? हाँ। और आप यहीं पे काम करती है? ये देखिए ये वही बच्चे हैं, ये तिलक लगाते हैं और वो जिसे कहते हैं कि ये राधे राधे वाला है ना। हाँ। ये राधे राधे वाला तिलक लगाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वही गलिया है। ये देखिए आपको हम दुकानें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लस्सी और इसी के साथ चाट भंडार भी है और ये आप नाम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात तो है कि वृंदावन में जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से जुड़ा होता है, राधा रानी से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर है बांके बिहारी का तो उस नाम से जुड़े यहाँ पर सभी शॉप्स के नाम है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़े की भी दुकान है जिसका नाम है मेरे बांके बिहारी। तो आप देख सकते हैं कितना जैसे कहते हैं इमोशनली अटैच्ड नाम होते हैं बांके बिहारी और मेरे बांके बिहारी करके, ऐसे ऐसे दुकानें हैं। तो अब यहाँ पर जो दुकान वाले हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलमाला जो भगवान को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो आप कब से काम कर रहे हैं? काफी सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, काफी सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बेचते हैं? हाँ दीदी। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में जैसे कहते हैं कि यहाँ के जो वृंदावन मथुरा देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ की बांके बिहारी मंदिर की क्या सबसे ज्यादा महत्वता है? वो नहीं आते, बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी तो बुलाते हैं, पर यहाँ पे महत्वता क्या है? मैं तो ये आंखों का खेल चलता है। हाँ, हर 5 मिनट बाद पर्दा लगाया जाता है बिहारी जी में मंदिर में अंदर, क्योंकि आंखों से आंख नहीं मिला ले कोई लोग, बिहारी जी साथ चल देते हैं उसके। यहाँ पर एक हमने कहानी सुनी थी कि ऐसा ही हुआ था कि वो आंख से आंख मिलाए तो वो उनके साथ चल पड़े। तो क्या कहानी थी आपको? नहीं, यही बताया हमको कि आंखों से आंख मिलाने का जगह नियम मतलब कम होता है। जैसे आप दर्शन करने जाओगे मंदिर में तो 5 मिनट से सिर्फ आप आंखों से आंख मिलाओगे, उसके बाद पर्दा लगा दिया जाएगा कि अन्यथा आंखें नहीं मिला पाओगे। फिर दोबारा खोला जाएगा, फिर बंद किया जाएगा पर्दा। तो जैसा कि बांके बिहारी मंदिर का यही है, यहाँ पर आंख से आंख मिलाते हैं अगर हम बांके बिहारी जी से तो वो हमारे साथ